नमस्कार, मैं हूं AK अरुण और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। दोस्तों, हर बार अपने वीडियो में या अपने वीडियो के बहाने मैं आपके सेहत की बात करता हूं। आपकी सेहत का मतलब पूरे देश की सेहत, क्योंकि जन स्वास्थ्य विषय का तकाजा ही यह है कि जन स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ साथ देश के पूरे नागरिकों के स्वास्थ्य की बात होती है। इसीलिए इसको सोशल मेडिसिन कहा जाता है। आज की बात मलेरिया पर। आपको हैरानी होगी कि पिछले कई हफ्तों से हम लोग कोरोना के बहाने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। कोरोना का सामाजिक पक्ष, कोरोना का आर्थिक पक्ष, उसका राजनीतिक पक्ष, उसके आड़ में उपेक्षित अन्य जन स्वास्थ्य रोग, ये तमाम बातें हम कर चुके हैं। महिलाओं पर उसका क्या असर है, बच्चों पर उसका क्या असर है, मजदूर वर्ग पर उसका क्या असर है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। लेकिन आज मैं मलेरिया की बात आपसे करना चाहता हूँ। मलेरिया की बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मलेरिया भी एक महामारी के रूप में पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अभी तो फिलहाल ये नियंत्रित है, लेकिन मलेरिया का इतिहास 50,000 साल पुराना है। 50,000 वर्षों से यह महामारी दुनिया में उपस्थित है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों से जो बीमारी, जिसको कि कोविड-19 कहते हैं, वो आई है, तो उसका भविष्य क्या होगा और मानव स्वास्थ्य पर उसका क्या असर होगा, ये सब अभी एक तरह से रहस्य है। अभी जानकारी पूरी नहीं है और वैज्ञानिक हमारे उस पर लगे हुए हैं। वो जैसे जैसे जानकारी आ रही है आपके सामने वो जानकारियाँ दी जा रही हैं। बस मेरी गुजारिश ये है कि आप इन जानकारियों को प्रामाणिक तौर पर समझने की कोशिश करें। उसकी प्रक्रिया बहुत सामान्य है, बहुत साधारण सी प्रक्रिया है कि आप किसी प्रामाणिक वेबसाइट पर, ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाकर उस जानकारी को हासिल करें। ये जो व्हाट्सएप है और दूसरे सोशल मीडिया के ग्रुप हैं जिस पर बहुत सारी अफवाहें और गलत जानकारियां हैं और सेंसेशनल चीज़ें हैं, उनसे बचें। उससे आप काफ़ी कंफ्यूज होंगे, उससे आप गुमराह भी होंगे और उससे आपके दिमाग पर बहुत ही नकारात्मक असर होगा। इसलिए बेहतर है कि आप प्रामाणिक सूत्रों से इन सारी जानकारियों को इकट्ठा करें। अब देखें कि ये मलेरिया कितना घातक है। मैं आपको 2018 का आंकड़ा देता हूँ। सन 2018 में लगभग 22.8 करोड़ लोग मलेरिया की चपेट में थे। मैं ये पूरी दुनिया के स्तर पर आपको बता रहा हूँ। लेकिन हिंदुस्तान के स्तर पर अगर आप देखें तो सालाना 4.5 लाख लोग मलेरिया से मर जाते हैं और उसमें 67% जो मौतें होती है उनकी उम्र 5 वर्ष से कम है, यानी कि बच्चों की मौत होती है। और उसमें भी आप हैरान होंगे कि अब तक मलेरिया से बचाव के जितने भी उपाय किए गए हैं, इन सब के बावजूद ये मौतें हो रही है। यानी कि अगर ये उपाय नहीं होते तो मौतें बहुत ज़्यादा होती। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि अब तक जो मलेरिया के रोगियों की तादाद है पूरी दुनिया में, उनमें 90% से ज़्यादा अफ्रीकी आबादी है। यानी कि 93%, यानी कि बहुत बड़ी आबादी, लगभग 7% आप कह सकते हैं कि अफ्रीका मलेरिया की चपेट में है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये कि अब मलेरिया के ये मामले, मलेरिया का यह बुखार हिंदुस्तान और एशिया के देशों में फैल रहा है। यानी कि आने वाले कुछ वर्षों में एशिया और दूसरे एशियाई देशों में मलेरिया के मामले बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल सकते हैं। दोस्तों, ये सब जानकारी जो नए शोध हो रहे हैं उसमें आई है। एक बहुत ही मशहूर इंस्टीट्यूट है रिसर्च का, जिसको कि फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट कहते हैं। उसके नए शोध में पता चला है कि मलेरिया का जो परजीवी है वो अपनी जैविक संरचना में इतना बदलाव कर चुका है कि वो मनुष्य के खून में बेखौफ रह सकता है। यानी कि मनुष्य के खून में जो एक डिफेंस सिस्टम है जो इन सूक्ष्म जीवों को पनपने नहीं देता, उस डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर ये जो परजीवी है मनुष्य के शरीर में रह लेता है और वहाँ पर अपना विकास करता है। ये सारी जानकारी बहुत ताज़ी है, लैंसेट में भी छपी है और एक
पत्रिका है नेचर, जो पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के लिए बहुत ही जानी मानी प्रमाणिक पत्रिका है, उसमें भी ये जानकारी आई है। प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में इसका जिक्र किया गया है। मलेरिया परजीवी के अंदर एक खास किस्म के प्रोटीन को आइसोलेट किया है वैज्ञानिकों ने, जिसको PV5 कहते हैं। PV5 नाम का यह प्रोटीन उस परजीवी को एक तरह से जीवन दान दे रहा है, यानी कि उसको और ज़्यादा जीने की ताकत दे रहा है, जिसकी वजह से कोई असर नहीं पड़ता और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, यानी कि वो मनुष्य के लिए सरदर्द जानलेवा साबित हो रहा है। क्रिस इंस्टीट्यूट में मलेरिया पर जो काम कर रहे वैज्ञानिक हैं, उनकी जानकारी के अनुसार कुछ नई अच्छी उपलब्धियां भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि कुछ इस तरह की जीन को खोज लिया गया है, कुछ इस तरह के शोध में सफलता मिली है, जिससे कि मलेरिया के मच्छर को प्रजनन को रोका जा सकता है। यहाँ पर थोड़ी सी आपको मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि आमतौर पर आप सुनते भी होंगे कि मादा मच्छर से ये फैलता है, यानी कि उस परजीवी को मादा, जो मलेरिया की जो मादा मच्छर है, जो फीमेल मच्छर है, फीमेल एनोफिलीज नाम की जो मच्छर है, मादा है, वो कैरी करती है। ये बड़ी दिलचस्प जानकारी है कि मादा ही क्यों कैरी करती है और मादा ही मच्छर मलेरिया कैसे फैलाती है। आमतौर पर जो जीव विज्ञान में मच्छरों के बारे में जानकारी है, उसके अनुसार ये मच्छर शाकाहारी होते हैं, यानी कि ये खून नहीं पीते। लेकिन मादा मच्छर की मजबूरी है कि उसको चूंकि प्रजनन करना है, उसको अंडे देने हैं, अंडे का विकास भी करना है, इसके लिए उसको खून की जरूरत पड़ती है। और यही वजह है कि मादा मच्छर ज़्यादातर मनुष्यों को के शरीर पर बैठकर वो खून लेना चाहती है। उस खून लेने की प्रक्रिया में वो अपने बच्चों के सर्वाइवल के लिए उस खून लेने की प्रक्रिया में उसके साथ चिपका हुआ जो प्लाज्मोडियम नाम का जो जीवाणु है, वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है और मलेरिया मनुष्य को फैलने लगता है। और फिर वो संक्रमित मनुष्य पर अगर वो मच्छर बैठता है, फिर वो दूसरे मनुष्य पर बैठता है, तो इस तरह से इसका फैलाव होने लगता है और इस तरह से ये महामारी का रूप ले लेता है। तो ये जो पूरी शोध है, उसमें एक जो प्रक्रिया जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, उसको जीन ड्राइव कहते हैं। जीन ड्राइव एक ऐसी शोध के बाद निकली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मच्छरों के प्रजनन में रोक लगाई जा सकती है और ख़ास करके मादा एनोफिलीज मच्छर का प्रजनन, उसका उत्पादन रोका जा सकता है। वैज्ञानिकों का यह दावा है कि इस जीन ड्राइव तकनीक से उस पर्टिकुलर सेक्स के मच्छर का, यानी कि स्त्री, यानी कि मादा मच्छर का प्रजनन, मादा मच्छर का जन्म रोका जा सकता है। यानी कि एक तरह से ये सेक्स डिटर्मिनेशन की तकनीक है, जिसकी वजह से पहले ही ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि मादा एनोफिलीज मच्छर का उत्पादन न हो। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ठीक है, मलेरिया की दृष्टि से तो ये तकनीक बहुत अच्छी है, लेकिन जब ये तकनीक बाज़ार में आएगी तो जो लालची बाज़ार की व्यवस्था है, जो लालची कॉरपोरेट हैं, वो इसका इस्तेमाल मनुष्यों पर भी कर सकते हैं। ये तो खैर मैं एक एप्रीहेंशन है मेरा जो मैं आपके साथ रख रहा था, लेकिन फ़िलहाल मैं बात मच्छरों की कर रहा हूँ। तो इस तकनीक से हमारे वैज्ञानिक बहुत उम्मीद में हैं और उनको लग रहा है कि ये तकनीक अगर कामयाब हो गई तो मच्छरों में मादा मच्छर का उत्पादन रोका जा सकता है और शायद मलेरिया नियंत्रित हो सकती है। दोस्तों, आपको यह भी जानना कर बहुत दिलचस्प, आपको अच्छा लगेगा कि ये जो मच्छर हैं, इनकी कुल उम्र 20 से 22 दिन होती है। 20-22 दिन के इस उम्र में ये जो मच्छर हैं, ये कई लाख करोड़, मतलब लाखों की संख्या में ये अंडे देते हैं और वो अंडे बड़े होकर मच्छर दूसरे मच्छरों को तैयार कर देते हैं और वो फिर मच्छर मलेरिया के परजीवी को लेकर मनुष्यों पर अपना प्रभाव डालता है और इस तरह से मलेरिया फैल रहा है। मलेरिया की जो पूरी कहानी है वो बहुत ही दिलचस्प है। खास करके मलेरिया शब्द जो है वो बेसिकली एक इटालियन वर्ड है जिसको बोलते हैं माला एरिया। माला एरिया का अर्थ होता है बुरी हवा, यानी कि मच्छर हवा में तैरते रहते हैं और जहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा हैं उसको वहाँ से शब्द आया बुरी हवा या माला एरिया, या इसको आप एगू भी कहते हैं, एग्यू। तो इस तरह से ये मानव सभ्यता के साथ साथ विकसित हुआ और आज एक जानलेवा रूप में
मनुष्यों के साथ है। दोस्तों, यहाँ आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो विकासशील देश हैं वहाँ पर मच्छरों का तेज़ी से प्रसार हो रहा है, क्योंकि जो विकास की प्रक्रिया है उसमें वाटर लॉगिंग, उसमें बड़े बड़े डैम, उसमें बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पानी की निकासी अगर ठीक से नहीं हो रही है और पानी काफ़ी देर तक इकट्ठा हो रहा है, या वेटलैंड जिसको कहते हैं आप, दलदल वाली ज़मीन, आप देखेंगे कि उत्तर भारत में बहुत इस तरह के इलाके हैं। फिर छत्तीसगढ़ से लगे हुए इलाकों में आपको बहुत ज़्यादा ये मिलेगा, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा मिलेगा, काफ़ी हद तक राजस्थान में भी आपको ऐसी जगहें मिलेंगी जहाँ पर मच्छरों का बहुत ज़्यादा प्रसार है। साउथ में भी, मतलब साउथ इंडिया में भी आपको इस तरह के मच्छरों का प्रसार मिलेगा। तो इन सभी जगहों पर मच्छरों के प्रजनन के, मच्छरों के विकास के सारी संभावनाएं हैं, और उसकी वजह से मलेरिया का संक्रमण रुक नहीं पा रहा, थम नहीं पा रहा। मलेरिया के बारे में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो पहला अध्ययन था वो ब्रिटेन के एक चिकित्सक हैं जिनका नाम था रोनाल्ड रॉस। उन्होंने मलेरिया परजीवी के बारे में पहली बार जानकारी दी थी। उनको बाद में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल अवार्ड भी मिला था। तो मलेरिया के बहाने मैं ये सारी बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो दौर है, अब आने वाला दौर, वो एयरबॉर्न डिजीजेस का दौर है। इसमें बहुत सारे मच्छर जनित रोग धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। मेनिंजियल बहुत सारे डिजीजेज हैं, एरो ओरिजिन के बहुत सारे रोग हैं, मलेरिया है, कालाजार है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सब मच्छर जनित रोग हैं। और इन रोगों का प्रसार हमारे देश में, खास करके इस एशियाई उपमहाद्वीप में देखा जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको आगाह किया जाए, आपको बताया जाए। कोविड-19 तो जानलेवा है ही, लेकिन कोविड-19 के जानलेवा खौफ से जब आप उबरेंगे तो आप देखेंगे कि मलेरिया जैसे रोग आपको परेशान करने के लिए तैयार हैं, और उन रोगों को इतनी जल्दी काबू नहीं पाया जा सकता, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि हजारों साल से इनका एग्जिस्टेंस है, और तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम अभियानों के बावजूद हम मलेरिया को अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। एक और जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूं कि मलेरिया देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा भी है। विश्व बैंक का एक अध्ययन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उस अध्ययन को इंडोर्स भी किया है कि मलेरिया ग्रस्त जो इलाके हैं या मलेरिया ग्रस्त जो देश हैं, वहाँ पर जो आर्थिक विकास है वो बहुत कम है। उसकी दर उन्होंने 0.4% तय की है। लेकिन जो मलेरिया से मुक्त देश हैं, जो विकसित देश हैं, जहाँ पर मलेरिया का एग्जिस्टेंस नहीं है, न के बराबर है, वहाँ पर जो विकास दर है वो 2.4% देखी गई है। तो यानी कि 5 गुना ज़्यादा विकास दर है उन देशों की जहाँ पर मलेरिया नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सालाना लगभग 12 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान मलेरिया की वजह से होता है। और कई ऐसे देश हैं जो सिर्फ मलेरिया की वजह से कभी भी संपन्नता की तरफ नहीं बढ़ पाए। भारत के बारे में मेरी चिंता यही है कि भारत में मलेरिया के केसेस के बढ़ने की फोरकास्टिंग वैज्ञानिक कर रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अब धीरे धीरे मलेरिया का रोग यहाँ बढ़ेगा। तो जाहिर है कि अगर हम समय रहते इसके कोई उपाय नहीं किए तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। मैं आपको एक और बात जो अक्सर बताना चाहता हूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन दावे बहुत करता है। 2000 में सबको स्वास्थ्य का दावा था, उसमें भी मलेरिया के नियंत्रण की बात थी। उसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया जो 2015 तक का टारगेट लिया गया था, उसमें भी मच्छरों के उन्मूलन की बात थी मलेरिया से। अब 2015 से 2030 के बीच का जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का अगला चरण है उसमें भी मलेरिया के उन्मूलन की बात है। उनमें करीब 7 या 8 लक्ष्य तय किए गए थे, जिसमें था कि भूखमरी और गरीबी से मुक्ति मिलेगी, सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा, लैंगिक समानता की बात थी, महिला सशक्तिकरण की बात थी, शिशु मृत्यु दर को घटाने की बात थी, मातृत्व स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने की बात थी, मलेरिया, HIV तथा दूसरे अन्य रोगों से मुक्ति की बात थी, पर्यावरण को सुधारने की बात थी, वैश्विक विकास के लिए आपस के सहयोग को बढ़ाने की बात थी। ये सारी बातें हमारी कल्पना में थी, हमारे सपनों में है।
टारगेट पिछले 20 वर्षों से टारगेट आगे खिसकता जा रहा है, लेकिन हम इसको हासिल नहीं कर पा रहे। शायद हमारी जो राजनीतिक ताकतें हैं, जो हमारे राजनीतिक दल हैं, जो हमारी सरकारें हैं, उनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, या वो इन सब बातों को एक जुमले के रूप में जनता के सामने रखती हैं और उस पर ठीक से काम नहीं करती। मिलेनियम विकास लक्ष्य की जो पूरी बात है, उसमें मलेरिया को लेकर जो संकल्पना है, वो मैं चाहता हूं कि उस पर आम जनता, आप लोग सरकार पर दबाव डालें, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये मांग करें कि कम से कम जो ये जो जन स्वास्थ्य के मसले हैं, जो मच्छर जनित रोग हैं, एयरबॉर्न डिजीजेज या वाटर बॉर्न डिजीजेज, चूँकि ये सारी बीमारियाँ सामुदायिक बीमारी के रूप में है, इसमें सरकार ही पहल करेगी या समाज पहल करेगा, तभी इसका समाधान निकल सकता है। तो इसलिए आपको ये दबाव बनाना होगा, आपको उनसे मांग करनी होगी, आपको उनको अकाउंटेबल बनाना होगा कि वो इन सब रोगों के उन्मूलन की बात करें। और ये आपका संवैधानिक हक है, ये आपका बुनियादी हक है। स्वास्थ्य और शिक्षा हमारे संविधान के बुनियादी अधिकारों में आते हैं, जो एक मनुष्य को, उनकी सरकार को देना ही है, उनके नागरिकों को देना ही है। तो दोस्तों, ऐसे तमाम जो जन महत्व के मुद्दे हैं, उस पर मैं आपसे चर्चा करता हूं, आपको आगाह करता हूं, आपको जागरूक करता हूं, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको इतना अवेयर कर सकूं, मैं आपको इतनी जानकारी दे सकूं कि आप इन मसलों को अपने जनप्रतिनिधियों से, अपनी सरकार से, अपने इलाके के प्रशासन से चर्चा करके उठाएं। आप छोटे छोटे फिरका परस्त जुमलों में ना फंसें, आप अपने मुकम्मल विकास की बात करें, ताकि हम एक बेहतर देश बना सकें, ताकि हम एक बेहतर समाज बना सकें, जहां पर एक मनुष्य अमन चैन से जी सके।